Today we will learn about second chapter, Structure of Mathematics, Axioms, Definitions and Theorems. So let's start. तो पहले हम देखते हैं कि एक्सियम्स क्या होते हैं. टर्म्स, फैक्ट्स एक्सेट्रा आर यूज्ड टू फ्रेम assumptions that form axioms or postulates. These are certain statements that explain the new terms and form definitions. There are certain logical deductions that prove the statements and form theorems. तो है ना, स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सियम्स, डेफिनेशंस एंड थ्योरम्स. तो हम अपना एक एक करके तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे. तो पहले आएगा एक्सियम्स. तो पहले हम एक्सियम्स की डेफिनेशन देख लेते हैं और पोस्टुलेट्स की भी. ये दोनों एक जैसे ही होते हैं बट इनमें डिफरेंस क्या है एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में, वो हम अब देख रहे हैं. These are certain statements which are accepted without proof. These are known as axioms or postulates. Axioms और postulates वो statements हैं जिनको accept तो कर लिया गया लेकिन उसका कोई proof नहीं है कि हाँ ऐसा सच में होता है. Those universally accepted assumptions which are specific to geometry are called postulates. जो भी accepted assumptions हैं जिनका कोई proof नहीं है, बस उन्हें accept कर लिया, बस कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म्स को देखते हुए, या कुछ ज्योमेट्रिकल जैसे लाइन हो गई, पॉइंट हो गया, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है लेकिन हमने इनको एक्सेप्ट कर लिया, यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये लाइन है तो ये सिर्फ दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है, पॉइंट है वो एक डॉट ही होगा, तो ये इसको हम पोस्टुलेट्स कहेंगे. द assumptions that are used throughout mathematics and not specifically linked to geometry are called axioms. Axioms वो हैं जिनको हमने एक्सेप्ट तो किया है लेकिन वो ज्योमेट्रिकली नहीं है, वो सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं. हम उन्हें ज्योमेट्रिकल बेस पे नहीं लेंगे, हम उन्हें मैथमेटिक्स बेस पे नहीं लेंगे. तो कुछ हम बेसिक पोस्टुलेट्स देख लेते हैं. अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स कंटेनिंग एटलीस्ट 2 पॉइंट्स. एक लाइन ऐसा सेट है जो A line is a set of points containing at least 2 points. एक लाइन 2 पॉइंट से बनती है. कोई भी 2 पॉइंट्स हम कहीं पे लगा देंगे और अगर हम उनको ज्वाइन करते हैं तो वो एक लाइन फॉर्म करेगी. अ प्लेन कंटेन्स एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्टिव नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. कॉलिनियर होता है मतलब जो पास पास होंगे, नॉन कॉलिनियर जो पास पास नहीं होंगे, जो कॉर्नर्स पे नहीं होंगे. इफ 2 प्लेन्स कंटेन अ पॉइंट इन कॉमन दे हैव एटलीस्ट 1 मोर पॉइंट इन कॉमन. अगर कोई भी 2 प्लेन्स है, कोई भी 2 लाइन है तो उनमें ज़रूर एक पॉइंट कॉमन ज़रूर होगा ही होगा. अ स्ट्रेट लाइन में बी प्रोड्यूस टूवर्ड्स आइदर ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज़. जो एक स्ट्रेट लाइन है हम उनको आइदर राइट डायरेक्शन या लेफ्ट डायरेक्शन, सिर्फ इन्हीं 2 डायरेक्शंस में आगे बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा हम और किसी डायरेक्शन में उन्हें नहीं बढ़ा सकते. 2 स्ट्रेट लाइन्स कांट इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट. आप अगर कभी भी 2 लाइन्स को बनाओगे और उन्हें इंटरसेक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो सिर्फ हमेशा एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट से ज़्यादा पे इंटरसेक्ट वो कभी भी नहीं करेगी. सम ऑफ द पोस्टुलेट्स गिवन बाय यूक्लिड. यूक्लिड एक है मैथमेटिशियन है जिन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे कुछ, तो उन्होंने कौन कौन से पोस्टुलेट्स दिए हैं वो अब हम पढ़ेंगे. अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी अदर पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट. This postulate is stated in the form of axiom as given two distinct points there is a unique line that passes through them. जब भी हमने ऊपर postulate पढ़ा कि कोई भी 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होती है, तो वैसे ही यहाँ पे यूक्लिड का ये postulate है कि किन्हीं भी 2 पॉइंट से अगर हम किसी लाइन को बनाते हैं तो कोई भी 2 पॉइंट से एक लाइन ज़रूर पास कर जाएगी, एक लाइन 2 पॉइंट्स के थ्रू ही बनेगी. A terminated line can be produced indefinitely. कोई टर्मिनेटेड लाइन का मतलब है जो हम गैप में दे के बनाते हैं, सिंपली एक लाइन नहीं बनाते, उसे हम टर्मिनेटेड लाइन कहते हैं. अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. एक सर्कल को हम किसी भी सेंटर से बना सकते हैं, किसी भी पॉइंट से, और कोई भी रेडियस का हम हमेशा सर्कल बना सकते हैं. ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. जितने भी राइट एंगल्स होंगे वो सब एक दूसरे के इक्वल ज़रूर होंगे, फिर चाहे वो किसी भी फिगर में हो, आइदर वो ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल हो या फिर वो स्क्वायर में 90 डिग्री एंगल है, वो दोनों फिगर्स में 90 डिग्री एंगल इक्वल होंगे ही होंगे. इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स make the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced definitely, meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles. अब हम मान लो कोई भी 2 लाइन है और वो ना एक स्ट्रेट लाइन पे फॉल हो रही है, तो वो हमेशा पैरेलली फॉल करेगी. तो वो हमेशा जो भी 2 राइट एंगल्स होंगे या जो भी दोनों स्ट्रेट एंगल्स होंगे
वो आराम से इंडेफिनेटली बनेंगी। अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइंस पे गिरेगी तो जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, यानी कि वो जो ट्रांसवर्सल लाइन के जो भी दो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे वो हमेशा राइट एंगल से छोटे ही होंगे, कभी भी वो 90 डिग्री के नहीं आएंगे। आइदर वो 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 35 डिग्री होगा, बट इट विल नॉट बी इक्वल टू राइट एंगल। वो 90 डिग्री के इक्वल होगा ही नहीं। और जो भी वो दो स्ट्रेट लाइंस बनेगी वो इनडेफिनेटली बनेगी, वो बिल्कुल डिफाइन लाइन नहीं बनेगी, वो पूरा स्ट्रेट एंगल नहीं बनाएगी। और जो भी दो एंगल्स उन राइट एंगल्स से छोटे ही होंगे जो भी उस लाइन पे मिलेंगे। एक्सियम्स गिवन बाय यूक्लिड। अब जो एक्सियम्स क्या दिया है यूक्लिड ने वो हम देखेंगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो भी थिंग्स इक्वल होगी सेम थिंग के वो हमेशा इक्वल ही होगी एक दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है ए बी 10 सेंटीमीटर की और एक लाइन है सी डी 10 सेंटीमीटर की, तो दोनों लाइंस तो डिफरेंट है लेकिन दोनों लाइन है, मतलब सेम थिंग है, लेकिन और वो एक दूसरे के इक्वल भी हैं क्योंकि वो दोनों 10 सेंटीमीटर की हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स का मतलब है कि कोई भी दो इक्वल चीज़ें हैं, अगर उनमें हम दो और इक्वल चीज़ें डालते हैं तो वो पूरा एक होल बना लेगी। हम एग्जाम्पल लेते हैं लाइन का ही। हमारे पास दो लाइन है ए बी और सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी दोनों 10 सेंटीमीटर की है, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अब हम ना ए बी में एक लाइन एडअप कर रहे हैं जो कि है डी एफ, और सी डी में हम लाइन एडअप कर रहे हैं ई जी। तो जो अब हमारी जो लाइन बनेगी फर्स्ट वाली ए एफ वो हमारी इक्वल होगी नीचे वाली लाइन के सी जी के, क्योंकि पहली वाली लाइन 10 सेंटीमीटर की थी और बाद में भी जो हमने उनमें लाइंस एडअप किया वो दोनों भी हमने इक्वल लाइंस एडअप किया है, तो वो पूरा एक होल इक्वल ही बना रहा है, वो छोटा बड़ा नहीं बना रहा। अभी भी दोनों लाइनें इक्वल ही हैं। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब कोई भी होल इज ग्रेटर देन द पार्ट के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा सर्कुलर फॉर्म में आता है, ठीक है। तो हम उसको ट्राइंगल पीसेस में कट कर देते हैं। अगर हम उसका एक पीस निकाल लेंगे तो वो जो एक पीस होगा वो हमारे पास होल आ जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। और जो बाकी का बचा होगा वो तो उस पार्ट से बड़ा ही होगा। तो यानी कि जो बचा पिज़्ज़ा, वो जो पूरा पिज़्ज़ा था उसमें जब हम एक पीस निकाल रहे हैं तो वो उस पार्ट से बड़ा होगा ही होगा, हमेशा वो बड़ा होगा होल छोटे वाले पार्ट से। द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो थिंग्स डबल होंगी एक ही, जैसे ए बी लाइन है उसी का अगर हम डबल लेंगे, ए बी 10 सेंटीमीटर की है तो हमने उसका डबल ले लिया सी डी जो कि हो गई 20 सेंटीमीटर की, तो वो एक दूसरे के इक्वल होगी ही होगी जब हम उसको डिवाइड कर देंगे। यानी कि 10 सेंटीमीटर दोनों इक्वल होंगे ही होंगे। टू थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो थिंग्स है वो सेम थिंग्स के अगर हम उनको आधी कर देंगे तो भी वो इक्वल होंगी ही होंगी एक दूसरे के। अदर देन यूक्लिड्स एक्सियम्स। अब यूक्लिड्स के अलावा हम दूसरे एक्सियम्स पढ़ते हैं। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अब नीचे हम ये लाइन देखते हैं फिगर 1.9 में, ये एक रे बनी हुई है, ठीक है, और ये ना स्ट्रेट लाइन पे फॉलन की हुई है। तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स मतलब जो एक लाइन पे पास पास एंगल्स बने हुए हैं, ये एंगल्स हमेशा 180 डिग्री का एंगल ही बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन पे हमेशा कोई भी कितनी भी लाइनें आ जाए, कितने भी एंगल्स आ जाए, वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होंगे ही होंगे। सो यूक्लिड्स, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line. The two axioms above together are called the linear pair axiom. तो जो पहले हमने पढ़ा कि अगर एक रे फॉल करेगी, एक रे टू एडजेसेंट एंगल्स बनाएगी तो वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। ऐसे ही अगर टू एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री के हैं तो जो उनके नॉन कॉमन आर्म्स हैं, मतलब उसके जो दूर दूर जो पॉइंट्स हैं, वो हमेशा एक लाइन बनाएंगे जो कि 180 डिग्री की जो कि स्ट्रेट लाइन बनाएगी जो कि स्ट्रेट एंगल का होगा, यानी कि वो लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर भी हमारा जब दो एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल होते हैं उसे हम लीनियर पेयर बनाते हैं, उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। Corresponding angles axiom. If a transversal intersects two parallel lines, then each of corresponding angles is equal. अगर कोई भी दो लाइनें एक लाइन पे फॉल कर रही हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएगी।
Converse of corresponding angles axiom: if a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angle is equal, then the two lines are parallel to each other. अब ये जो हम फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो दो एंगल्स हैं L और M लाइन पे, अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये जो दोनों लाइनें होंगी ये हमेशा पैरेलल होंगी एक दूसरे के, यानी कि L इज पैरेलल टू M. एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल. एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल में ये है कि कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, अगर उनकी दो साइड्स और उन दो साइड्स के बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल की दोनों साइड्स और बीच के एंगल से इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे. The above stated result cannot be proved with the help of previously known results and so it is accepted true as an axiom. ये जो हमने एसएस कॉन्ग्रुएंसी का रूल किया, ये हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता अगर हमने जो इससे पहले इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता जो इससे पहले हमने लीनियर पेयर पढ़ा, स्ट्रेट लाइन पढ़ा या इक्वल्स पढ़ा. अगर हमारे पास ये सब होते ही नहीं तो हम इसको प्रूफ ही नहीं कर पाते. तो ये एक एक्सियम है, इसको हमने ज्योमेट्रिक टर्म्स में प्रूफ किया है. A system of axiom is called consistent if it is impossible to deduce from these axioms a statement that contradicts any axiom or previously proved statement. In other words, we say a collection of axioms is inconsistent if we can use one axiom to show the another axiom is not true. ये मैं डेफिनेशंस को समझाऊंगी नहीं, मैं ये विद एग्जांपल समझाऊंगी. तो पहले हम दो स्टेटमेंट्स को देखते हैं. फर्स्ट है नो होल नंबर इज इक्वल टू इट्स सक्सेसर. कोई भी होल नंबर इस अपने से छोटे मतलब बिफोर वाले नंबर के कभी भी क्या कहते हैं इक्वल नहीं होगा. अ होल नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज अ होल नंबर. और एक होल नंबर को हम जब भी जीरो से डिवाइड करेंगे वो एक होल नंबर होगा. तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो प्रूव हो रही है कि कोई भी होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं जीरो से, ठीक है. लेकिन जीरो का तो कोई सक्सेसर है ही नहीं, तो यानी कि जीरो के इक्वल ही है होल नंबर का जो सक्सेसर है, क्योंकि नेक्स्ट नंबर लास्ट तो हमारा जीरो ही बचता. हम नेगेटिव में नहीं जाएंगे, हम पॉजिटिव में ही रहेंगे. तो अगर हमारा होल नंबर ही स्टार्ट होता है तो उसका प्रेडिसेसर उसके इक्वल कभी नहीं होगा. अ होल नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज अ होल नंबर. अब सेकंड बोल रही है कि अगर हम किसी भी होल नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो भी होल नंबर ही होगा. अगर हम वन को जीरो, अब जीरो भी तो होल नंबर है अगर, लेकिन ये सिर्फ एक ही ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कि जीरो से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा होल नंबर कुछ मिलेगा ही नहीं, वरना बाकी सभी जगहों पे हमें हमारा होल नंबर ज़रूर मिल जाएगा. तो यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट को डिसप्रूव कर रही है कि कोई भी होल नंबर अपने सक्सेसर के इक्वल नहीं होता. अब हम एक और स्टेटमेंट देखते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगी समझने के लिए. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम दो डिफरेंट वेज में लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स को ब्रैकेट में करके एक्स माइनस एक्स, तो भी हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा. और अगर हम लिखते हैं एक्स प्लस एक्स और एक्स माइनस एक्स, इसको हमने यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा दी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है. तो हमने जब इसको दोनों तरह से लिखा और इक्वल्स में जब हमने इसको वेरीफाई किया, LHS और RHS किया, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है क्योंकि हमारा 1 इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है, जो कि हमारी स्टेटमेंट को रॉन्ग बता रहा है फर्स्ट को, क्योंकि ये तो हमारा छोटा आना चाहिए लेकिन ये हमारा बड़ा आ रहा है. तो यानी कि thus the statements we choose as axioms require a lot of thought and insight. It must be make sure that they do not lead to inconsistencies or logical contradictions. तो अब एग्जाम से हम यही कह सकते हैं कि हमें सिर्फ किसी भी एक रेयर एग्जाम्पल की वजह से या कॉन्ट्राडिक्शंस, थोड़ी बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से हम मैथ्स को ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये हमारा फॉर्मूला गलत है या ये डिफाइन नहीं कर रहा सिर्फ एक चीज़ के ऊपर. हमें उसको एक्सेप्शनल केस में रखना पड़ेगा. अब आते हैं डेफिनेशन. अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स मीनिंग टू अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड डेफिनेशन. कोई भी स्टेटमेंट है जो कि मीनिंग प्रोवाइड करिए एक वर्ड को या बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, उसे हम डेफिनेशन कहते हैं. एक डेफिनेशन सिर्फ क्लैरिफाई नहीं करती वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, बट वो एक पूरा मीनिंग बताती है, उसका होल कॉन्सेप्ट बच्चे के माइंड में सेट कर देती है. डेफिनेशन को हमने 3 काइंड्स में डिवाइड किया है. फिलोसॉफिकल डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशंस, इसेंशियल डेफिनेशंस. अब हम 1 बाय 1 एक एक को पढ़ेंगे.
Philosophical definitions. These definitions, which are formed by using only words or language, these are difficult to understand. Philosophical definitions वो है जिनको कि सिर्फ हमने एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस के फॉर्म में कह दिया और तो वो ना समझने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होती है. जैसे कि एक लाइन है, अब हम लाइन को ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते, बस हम ये कह सकते हैं लाइन एक वो लाइन होती है जो कि मतलब दोनों साइड से एक्सटेंड की जा सकती है. या पॉइंट की हम डेफिनेशन नहीं दे सकते क्योंकि वो खाली एक बस पॉइंट है जिसको हमने एक प्लेन पे बस पॉइंट बना दिया तो इसको हमने पॉइंट कह दिया. तो ये बस फिलोसफिकल डेफिनेशन है जो इनको हमने सिर्फ वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है. इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, स्टेटमेंट्स नहीं है. Explanatory definitions. These definitions which use well-labeled figures to explain the word or group of words. These are easy to be grasped by students. For example, definitions of vertically opposite angles, sector of a circle, etc., including explanatory figures. तो एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन वो होती है जहाँ पे कि हम बहुत सारे वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं फिगर्स के थ्रू, सो डैट बच्चों के माइंड में वो जल्दी से बैठ जाए. कई बार आप देखते हो कि आपको अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ा रहा है तो आपको इतना समझ नहीं आता, लेकिन अगर वही चीज़ वो टीचर प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आता है. तो यही एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशंस है कि अगर मैं आपको सिर्फ वर्ड्स के फॉर्म में समझा दूँ तो इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर आपको फिगर्स के थ्रू समझाऊँ तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा. जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे फिगर 1.12 में देखो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए उन्होंने 2 लाइंस बना दी कि कौन कौन से इक्वल है और एक सिंपल लाइन बनाया, सो डेट उससे हमें पता चल रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं. ऐसी फिगर 1.13 में सेक्टर बना के इन्होंने सर्कल में उसको शेड किया हुआ है, उससे हमें पता चल रहा है कि हाँ ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल है. अब आता है इसेंशियल डेफिनेशन. Those definitions that explain basic terms and concepts, these are to be learned by students. For example, definition of rectangle or rhombus. Essential definitions वो होती हैं जो कि हमने ना बच्चों को सिखानी पड़ती है कि ये तुम्हें सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू ही पहचानना है. जैसे कि हमने रेक्टेंगल की डेफिनेशन ले ली, उसमें हम बच्चे को सिखाएंगे कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. और हमने स्क्वायर में सिखाएंगे कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे साइड्स इक्वल होंगी, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, सारे एंगल्स 90 डिग्री के ही होंगे. तो ऐसे हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर की. तो ऐसी बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की जब हम करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, वो इसेंशियल डेफिनेशंस होती हैं. एक डेफिनेशन को लिखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, मतलब उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कि वो बहुत सिंपल हो, इजी लैंग्वेज में हो ताकि बच्चों को समझ आ जाए और बच्चों को उन वर्ड्स की वोकैबुलरी वो नोन वर्ड्स हो. ये नहीं है डिफ़िकल्ट वर्ड्स में आपने कोई भी डेफिनेशन दे दी तो बच्चे फिर वो उन वर्ड्स का मीनिंग ही ढूंढते रह जाए. डेफिनेशन मस्ट बी क्लियर. वो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि जो उसके टर्म्स और कॉन्सेप्ट है वो उसको पढ़ते ही बच्चे को समझ आ जाए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, इस वर्ड का मीनिंग क्या है. ब्रीफली होनी चाहिए, लेकिन वो मिनिमम वर्ड्स में होनी चाहिए सो डैट उसको ब्रीफ हो, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हो लेकिन वो बहुत कम वर्ड्स में एक्सप्लेन की गई हो. ये एक डेफिनेशन की पहचान है, मतलब उसको डेफिनेशन को लिखने की चीज़ है कि आप उसको कैसे अच्छे से लिख सकते हो. अब आती है थियोरम्स. अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इज कॉल्ड अ थ्योरम. थ्योरम वो है जिनका कि ट्रूथ है, पूरा प्रूफ है कि हाँ ये चीज़ होती है, उसको हम थ्योरम कहते हैं. तो थ्योरम भी हमारे पास 3 टाइप की हैं: कन्वर्स थ्योरम, कॉन्ट्रापोजिटिव थ्योरम, रेसिप्रोकल थ्योरम. तो लेट्स स्टार्ट विद converse theorem. A pair of theorem may consist of theorems converse to each other if part of one theorem is then part of the other and vice versa. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ये एक थ्योरम है. इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे. अब इसका कन्वर्स क्या है? If pair of opposite angles is equal in a quadrilateral, then it is a parallelogram. अब थ्योरम तो हमारे पास है, अब हम इसको दूसरी वे में कैसे लिखें? इसका कन्वर्स क्या हो सकता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो वो पैरेललोग्राम होगा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. कन्वर्स थ्योरम का मतलब है कि हाँ कभी कभार हो सकता है कि वो चीज़ होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होने की वजह से वो पैरेललोग्राम ही होगा. नेक्स्ट थ्योरम है, इफ अ ट्राइंगल हैज 2 अनइक्वल साइड्स देन अपोजिट एंगल टू लार्जर साइड इज ग्रेटर.
ये एक प्रूव थ्योरम है कि अगर कोई भी ट्राइंगल की दो अनइक्वल साइड्स हैं, अगर हम उनको ऐड करेंगे तो जो टू अनइक्वल साइड्स है तो उनके जो अपोजिट में एंगल होगा वो उन दोनों साइड से हमेशा बड़ा ही होगा। कन्वाइस इसका क्या है, इन अ ट्राइंगल साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, कि जो भी साइड होगी ग्रेटर एंगल के वो हमेशा उससे बड़ी होगी। कन्वर्स ऑफ हर थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होता और हर किसी थ्योरम का अपना कन्वर्स नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा कन्वर्स मिलेंगे थ्योरम्स के। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव थ्योरम। व्हेन इफ एंड देन पार्ट्स आर प्रेजेंटेड इन नेगेटिव फॉर्म इस कॉन्ट्रापोजिटिव थ्योरम। जब इफ और देन पार्ट आ जाता है, मतलब जो आपको पता है और अब आपको प्रूव करना है। इफ हम कहेंगे नॉन पार्ट को और देन हम कहेंगे प्रूव्ड पार्ट को, तब हम ना हाइपोथेसिस और नेगेशन को ये सब देखते हुए प्रूव करते हैं कि हाँ क्या ये सच है, उसे हम कॉन्ट्रापोजिटिव थ्योरम कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन अ सर्कल इफ टू कोड्स आर इक्वल देन दे फॉर्म इक्वल आर्क्स ऑन सर्कल। एक सर्कल में अगर कोई भी दो कोड्स, एक सर्कल के अंदर कोई भी दो कोड्स हैं, अगर वो इक्वल है तो जो उन सर्कल के अंदर आर्क्स बनेंगी वो भी इक्वल होंगी ही होंगी। ये प्रॉपर थ्योरम है जो कि प्रूव्ड है। अब इसका कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म क्या है, इन अ सर्कल इफ टू कोड्स आर अनइक्वल देन दे फॉर्म टू अनइक्वल आर्क्स ऑन अ सर्कल। तो ये ट्रू है कि अगर कोई भी दो कोड्स इक्वल हैं तो वो दो इक्वल आर्क्स बनाएगी, लेकिन अगर कोई भी दो कोड्स अनइक्वल हैं तो वो भी अनइक्वल आर्क्स ही बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो इक्वल आर्क्स बनाएंगी उस सर्कल में। अब आता है रेसिप्रोकल थ्योरम। इन अ थ्योरम टू नाउन्स आर इंटरचेंज्ड टू फॉर्म अ न्यू थ्योरम इफ पॉसिबल। रेसिप्रोकल थ्योरम में ये होता है कि आप ना चीज़ों को उल्टा कर देते हो। मतलब जैसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट करते हैं वॉइस को चेंज करने के लिए, ऐसे यहाँ पे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, हम चेंज कर देंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। तो लेट्स टेक अ थ्योरम। इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे ये एससीएस कॉन्ग्रुएंसी रूल की बात करें कि अगर एक ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं और जो उनके बीच का एंगल है अगर वो दूसरे ट्राइंगल के इक्वल होगा, मतलब कॉरस्पॉन्ड का मतलब ये है कि कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर उनकी कोई भी दो साइड्स इक्वल है और उनके बीच का एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल्स के एंगल और साइड से इक्वल है तो वो एससीएस कॉन्ग्रुएंसी होगी। अब यहाँ पे हमने साइड्स के थ्रू लिया, अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हम साइड्स की जगह पे कर देंगे एंगल्स और एंगल्स की जगह पे कर देंगे हम साइड। तो यानी कि अगर एक ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल्स इक्वल हैं और उनके बीच की साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और उसके बीच की साइड के इक्वल है तो वो एएसए कॉन्ग्रुएंसी रूल होगा। मतलब कि एससीएस कॉन्ग्रुएंसी के साथ साथ एएसए कॉन्ग्रुएंसी रूल भी एग्जिस्ट करता है विद प्रूव्ड स्टेटमेंट्स। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स की, जो हमने अभी तक जर्नी पढ़ी है उसको हम कैसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आप पॉइंट्स बस याद रख लेना, ये मैं समरी बता रही हूँ इस पूरे चैप्टर की। सम ऑब्जर्वेशंस लीड टू फॉर्म हाइपोथेसिस। कुछ ऑब्जर्व जो हम चीज़ें करते हैं वो हाइपोथेसिस फॉर्म करती है, फॉर्मूलाज फॉर्म करती है। हाइपोथेसिस इज वेरीफाइड थ्रू एग्जाम्पल्स। हाइपोथेसिस को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू वेरीफाई करते हैं। वेरीफाइड हाइपोथेसिस इज देन नेम्ड एज एक्सियम। जिस हाइपोथेसिस को हम वेरीफाई कर देते हैं उसे हम एक्सियम कहते हैं। एक्सियम्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ विदाउट प्रूफ। एक्सियम्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ हैं जिनको कि हम बिना प्रूफ के एक्सेप्ट कर रहे हैं। फॉर्मेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस इन्वॉल्व्स यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज एंड सर्टेन नोन टर्म्स। जब हम हाइपोथेसिस को फॉर्म कर उन्हें वेरीफाई कर रहे हैं तब हम हमारी पिछली प्रीवियस नॉलेज को भी टेस्ट कर रहे होते हैं और प्रीवियस नॉलेज के थ्रू ही हम इन सब चीज़ों को कर पाते हैं। ऑल्सो प्रीवियस नॉलेज एंड नोन टर्म्स may be used to explain some new terms. This explanation of new terms is named as definition. कई बार जब हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को और कुछ नॉन टर्म्स को यूज़ करते हैं एक नई टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए तो हम उसे डेफिनेशन कहते हैं। न्यू स्टेटमेंट्स दैट कैन बी प्रूव्ड लॉजिकली यूजिंग एक्सियम्स एंड डेफिनेशंस। कोई भी एक नई स्टेटमेंट जब हम प्रूव करते हैं लॉजिकली एक्सियम्स और डेफिनेशंस के थ्रू उन्हें हम थ्योरम्स कहते हैं।
Most of the mathematics is gathered into these axioms, definitions and theorems. तो structure of mathematics form होता है axioms, definitions और theorems के through. यहाँ पे हमारा chapter खत्म होता है. Thank you for watching our video. Please like and subscribe our channel. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें. And I will be back with more useful videos. Thank you for watching it.